मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। इसे क्या हुआ है? हाय, मैं थक क्या हुआ है गई। इसे? अरे मुझे दिखा दो, मैं थक गई। अरे अल्लाह, मैं मर गई। बिजली क्या हुआ है? देखो क्या हुआ? क्या किया तुमने? बाजी आज मैंने इतना काम किया है, कितना काम? झाड़ू पोछा डस्टिंग, और फिर उधर पीछे वाले कमरे की टाकी लगा लगा के मेरा हाथ दुख गए। वो सब उसने किया और भी मैंने है इतने बर्तन धोए। अल्लाह कितने बर्तन आप बाजी इकट्ठा करती हैं। कितने बर्तन थे मैंने देखे थे। अभी तुम आई हो, अभी तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। 2 इसने गिलास धोए हैं सिर्फ अनुषा। 2 गिलास नहीं थे, एक था, वो भी इतना गंदा। बाजी क्यों मैं इतना काम नहीं कर सकती? खुदा के लिए मेरे पैसे कम करके ना आप एक मशीन मंगा लें। एक गिलास धोया है तुमने सुबह से, और पीछे कोई एक कमरे में झाड़ू। हाँ तो टाकी भी तो हमारी है, यहाँ की भी टाकियाँ हमारी हैं, लेकिन मैं थक गई। बाजी आप एक काम करें, मुझे मशीन मंगा दे। देखें मैं खुद नेट पे देखी है, एक झाड़ू लगाने वाली टाकी वो देखी है मैंने मशीन, एक टाकी लगाने वाली भी मशीन देखी है, एक मेरे बर्तन धोने में ना वो जैसे पानी पार के ना वो ऐसे उसमें डाल दो तो गुर करता है, वो भी। हाँ वो भी मैंने देखी है। और बाजी मैंने ना खाना पकाने और आटा गूंदने वाली भी देखी है, वो भी मंगा दे आप मुझे। रोटी पकाने वाला का वो भी मुझे मंगा दे। एक बात सुनो, यानी हम तुम्हें ये सारी चीजें मंगवा दें। पहली बात तो ये कि तुम्हारा फिर कोई काम नहीं रहेगा। दूसरी बात ये जो हमारा बिजली का बिल आएगा, और डिश वॉशर के लिए जरूरी होता है हर वक्त पानी आ रहा हो, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता नहीं है। और मजे की चीज देखी है मैंने वैसे, और वो बिजी जो कह रही थी, तो एक रोबोट है आजकल जो आपके घर का सारा काम कर देता है। मैंने एक वीडियो देखी है ऐसी अनुषा। वो रोबोट होता है, उसमें इतनी बिजली भी नहीं लगती। हाँ, लेकिन वो बिजली को रिप्लेस जरूर कर सकता है। बिजली को रिप्लेस कर सकता है, बातें भी नहीं करेगा। आप सोचें अगर आपके पास कोई रोबोट पानी लेकर आओ, हाँ, बर्तन धो दो, आगे से कोई जवाब भी नहीं देगा, बहस भी नहीं करेगा, छुट्टी भी नहीं करेगा, सैलरी मेरी सैलरी बढ़ा दे वो भी नहीं बोलता रहेगा। सैलरी होगी नहीं उसकी, होगी नहीं। लेकिन एक बात है बाजी, फिर ये जिस तरह के चस्के हमारे होते हैं ना, फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप ये कहेंगे काश है हमारी बिजली सही थी, हम खुद ही कह रही हो कि कोई रोबोट मंगवा दें, कोई मशीन मंगवा दें। मैंने सिर्फ काम के लिए, मैं भी तो कुछ आराम करूँ ना। मैं इतने कारों का काम करके आती हूँ, एक आपके कार का काम थोड़ी मैंने पकड़ा हुआ है, कितने कारों के काम पकड़े हुए मैंने। बिजली काम उतना ही पकड़ना चाहिए जितना आप कर सकें। और तुम्हें हम बातें करने के लिए बुला लेंगे, मगर अनुषे वैसे ये बात से करना, वैसे ट्राई तो करना चाहिए। और मैंने वो वीडियो देखी थी जहाँ पे पाकिस्तान में किसी ने एक रोबोट बनाया है, और उसने अपनी वाइफ को जो है शादी के दिन रोबोट गिफ्ट किया है। क्यूट, कि वो घर में हाथ बटा सके बेहतरीन। तुम्हें क्यों सिर्फ बिस्तर बनाने की जरूरत है, ये तुम्हारे साथ जो है तकियों को। अच्छा, रोबोट क्या क्या करे तो आपको आसानी होगी? अगर आप रोबोट को मॉप करना सिखा दें पूरे घर में, मजा आ जाएगा। या रोबोट कुकिंग कर ले, कुकिंग कर ले रोबोट, बिल्कुल। अगर आपको सुबह सुबह कॉफी या चाय बना के दे दे, उसके बाद और क्या क्या कर सकता है रोबोट? बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और तुम्हें पता है 2017 जो है पाकिस्तानी के लिए भी बहुत अच्छा साल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत नई नई चीज़ें जो है वो ईजाद की हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और हम हमेशा अखबार में उनके बारे में सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं करते। लेकिन हर साल माशाल्लाह हमारे मुल्क से कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जिन्होंने गाड़ी नई बनाई हुई है, या कोई नए रोबोट्स बनाए हुए हैं, या कोई नए मोबाइल ऐप्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमें बहुत फ़ायदा होता है। रोबोट भी एक ऐसी चीज़ है। और अभी तो क्योंकि नया नया दौर है रोबोट का, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 साल में बिजली आप लोगों का काम जो है ना। बाजी कोई बात नहीं, हमारा रिस्क जहाँ लिखा होगा हम तो फिर हम बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, हॉलीवुड भी चले जाएंगे, टेंशन नहीं ले। हमने अपना हिसाब बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है बाजी, हमारे मोहल्ले में ना एक मछली वाला था, मछली वाला ना, उसकी ना वो क्या करता था, वो अपने कार से पतीला लेकर आता था और गली के अंदर बैठ के ना वहाँ बेचा करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ना लोग ना उसके पास इकट्ठा शुरू हो गए ना, और फिर कारों वाले आने लगे। उसके पास इतना पैसा आया कि ना उसकी मछली बिकना मशहूर होना शुरू हो गई, और उसने एक बिल्डिंग खरीद ली वहाँ पे, और आज वहाँ पे उसका इतना बड़ा कारोबार है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, न्यू इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं ना अनुषे, तो जैसे अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो रोज़गार नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेंगी। लेकिन इफ़ यू लुक इनटू दिस थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, वो ये कि
किसी इंसान ने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई PhD किया हुआ नहीं है और वो कोई इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक स्किल, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग बेसिकली हासिल की है। सो मे बी फिर लोग इतने मोटिवेटेड होंगे कि इन चीज़ों को बनाने के लिए तालीम हासिल करेंगे और फिर ये उनकी जॉब हो जाएगी। ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत अभी 10 साल दूर एक चीज़ है, लेकिन शुरुआत तो उसकी हो गई है, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फिर हम लोगों को कहीं और अप्लाई करेंगे, वो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो घर के रोज़मर्रा के काम है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये अगर रोबोट्स और मशीन्स अगर करना शुरू कर दें ये काम, तो वाकई में ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैंने एक और चीज़ देखी थी, एक बात बताऊँ, क्या देखती है? मुझे बड़ा दिल चाहता है कि कोई मुझे बस, मैं कितना भी काम कर लूँ पूरा दिन, सुबह की कॉफ़ी या चाय कोई मुझे बना के दे दे। सो आई सॉ देयर वाज दिस अलार्म क्लॉक, आप खुद ही आपकी चाय बना दे, बस अलार्म क्लॉक उठाता है चाय तैयार। ओह यस, और उसमें आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसी चाय या कैसी कॉफ़ी चाहिए, और वो फिर अलार्म बजता है और आप एक बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर वो वैसे ही कॉफ़ी बन के आ जाती है। Isn't that amazing? क्या होगा? क्या बात है बाजी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, आप लोगों ने तो मेरे कारोबार को ना बंद कराने का सोच लिया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी बाजी जी, तुमने खुद कहा था तुम्हें मशीन चाहिए, रोबोट चाहिए। मुझे मशीन चाहिए, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे ही निकाल दो। मैंने अपने कार में जाके उसकी आरतियाँ थोड़ी उतारनी थी। तू वैसे ये तो है, ये तो है, रोबोट ही है। खराब हो गया तो अच्छा, फिर ये आपका एक वायरिंग उसकी खराब हो गई है ना, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। बिजली को बोलेंगे ना रोबोट का ख्याल रखने को, मैं तो उसकी रोजाना कोई ना कोई फंक्शन गायब करूंगी, देखना उसको आने तो मैंने उसको छोड़ा ना। बिजली सोचो, अगर तुम रोबोट का ख्याल अच्छी तरीके से रख लो, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है ख्याल आपने रख लिया, आपका काम भी कम हो गया और तुम्हारी जॉब तो फिर भी है ना कि तुम उसका ख्याल रख रही हो, तुम्हें पता है कब फॉर इंस्टेंस उसको चार्ज करना है। वो भी बड़ा चालाक होगा, मैं उसको बोलूंगी मुझे चाय बना के दे, वो मुझे चमाड़ करे, चल निकाल। वो तो हम कहते हैं वो आपकी ज़बान भी बोलना शुरू कर देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि जापान में ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स में अब वेटर्स का काम कर रहे हैं, जो इस्त्री का काम कर रहे हैं, जो रोबोट है आपके कपड़े इस्त्री करके आपको दे देता है। तो जापान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम चीज़ें दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो पहली हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे रोबोट्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी हमारे साथ अपनी राय शेयर करें। लेकिन किचन में अगर कोई मदद करने के लिए होता है तो क्या बात है? मुझे ना अपने कार से ना एक कारोबार करना है, जैसे खाना पकाने का। मैं चाह रही थी कि मैं भी अपने कार से खाना पकाने के लिए अपना एक कारोबार शुरू करूं। लेकिन लोग जो है ना, मेरे मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं तू पकाएगी, तेरे से कौन खाएगा, तू तो मासी है और तेरे हाथ के खाने तो कोई नहीं खाएगा, तू कारों में काम करते रहेंगे। लोग तो कहते हैं देखो, खाना कोई क्यों नहीं खाएगा जब तुम्हारे हाथ का खाना साफ सुथरा हो और मजेदार हो, दैट्स इट। बस ये दो चीजें चाहिए होती हैं। तुम्हारा खाना ऐसा है, ऐसा है। तो बाजी फिर मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं मैं किस तरीके से उन लोगों को ना मैं अपना खाना ना लोगों को देकर आ सकूं, अपना एंडिंग कैसे बनाऊं? रोबोट डिलीवरी सर्विस, आपका खाना तैयार है, बिल्कुल 200 रुपए दे दे, नहीं रोबोट नहीं, वो पैसे अगर आप उसमें जैसे वो होती है मशीन, अगर आप पैसे ऐड करेंगे तभी खाना उसमें से निकलेगा, वरना वो भारी नहीं निकलेगा। That's true, मशीन्स की ये खास बात है, पैसे निकलवा भी लिए, खाना रख भी लिया, दिया भी नहीं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। आपके पास इसका पैकेज है? जी एक पैकेज है मेरे पास, वैसे वो पैकेज मैंने अभी तैयार करके निकलवा लिया है, आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि आज हम रोबोट्स के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में, नई नई चीज़ें जो दुनिया में ईजाद हो रही हैं, दुनिया को आगे ले जा रही हैं, एक झलक डालते हैं इस पैकेज पे, जहाँ पे एक हजरत जो है वो अपनी वाइफ को बड़ी अच्छी चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, रोबोट शादी के दिन। वाह वाह वाह, लीजिए जनाब, अब कराची की तकरीबात में जिद्दत भी आ गई। इंसानों के साथ साथ शादी की तकरीबात में रोबोट्स भी चलते फिरते नजर आएंगे। और क्यों नहीं, इंजीनियर मोहम्मद नबील ने अपने ही वलीमे में रोबोट्स जो मुतारिफ करा दिए हैं, जो न सिर्फ मेहमानों का इस्तकबाल करते नजर आए बल्कि वेटर की खिदमत भी अंजाम देते रहे। मेरी बेगम का बस सब्र जो है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैं इनको टाइम नहीं दे रहा। आज भी जो है वो रोबोट की सुबह भी हम लोग डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। रोबोट्स तकरीब में शरीक मेहमानों की तवज्जो का मरकज बने रहे। यही नहीं, कुछ तो रोबोट्स के साथ सेल्फियां भी लेते रहे। इंजीनियर साहब की दुल्हन भी रोबोट्स की वजह से अपनी तकरीब मुनफरिद होने पर खुश नजर आई। चले सी फील हो रही है मुझे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। लेकिन चले, प्रोडक्ट है, इनकी पब्लिसिटी हो रही है। ये मेरे हस्बैंड की प्रोडक्ट है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, खुश हूँ मैं। तकरीब के शुरका ने रोबोट्स के तख्लीकारों की इस काविश को खूब सराहा। कहते हैं मुस्तकबिल में तमाम शोबों के साथ साथ तकरीबात में भी जदीद टेक्नोलॉजी अपनी जगह कायम कर लेगी। कैमरामैन शफीक दिलशाद के साथ हिलाल नजमी, डॉन न्यूज़, कराची।
ये पैकेज देख के मुझे अच्छी चीज़ है रोबोट, लेकिन अपनी शादी के रोज शायद अंकल ने उसको घर पे रख देना था भाई साहब। आपको पहले बता डर होना चाहिए। बता देते क्योंकि वो उनकी दुल्हन थोड़ी अपसेट हो रही है कि सारी अटेंशन लेकिन फिर जब दुल्हन के काम करेगा ना वो, तो दुल्हन ही होंगी जो खुश होंगी। ये तो है, वो उसकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और लोग जो हैं इसको देख के काफ़ी एंटरटेन और लुत्फानंदोज भी हो गए थे ज़्यादा। सेल्फीज खिंचवाई जी, क्या ख्याल है? अगर वो शक्की औरत होंगी तो वो रिपोर्ट से पूछेंगी कितने गया है, तो कहेगा मुझे क्या पता, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा अपलोड नहीं करके क्या चीज़ सोचनी नहीं सोची है, अगर रोबोट बता सके आपका शौहर है कहाँ है, तब तो सारी लेडीज जो है। लेकिन वाकई में अगर जेन्युइनली हाथ बटा सके, वो 2-3 काम कर सके अगर इंस्ट्रक्शंस के साथ, 2-3 काम बेशक। शुरुआत ऐसी होती है क्योंकि एक बार फिर मैं जापान की तरफ जाऊंगी, जो मैंने वहाँ के रिपोर्ट्स देखे हैं, वहाँ पे आप रोबोट को ज़रूर कह सकते हैं सुबह उठ के कि अखबार ले आओ, कॉफ़ी बना दो, कपड़े इस्त्री कर लो और जैसे अंडा फ्राई कर दो। बिल्कुल, बहुत बड़े काम हो गए ना। अच्छा, और क्या बात है बाजी, उनसे हम ये कह सकते हैं छांगा मांगा के जंगल से ना मुझे एक बिलपूटी का एक टुकड़ा ला देंगे वो। आई थिंक ब्रेक पे चलते हैं, चले जाते ब्रेक के दौरान ये जवाब देते इस बात को सुन नहीं के मैं समझना नहीं Chai toast or roast. Chai toast or roast. वैसे आयशा, जिंदगी वाकई में आसान हो जाए अगर किचन में कोई असिस्टेंट मिल जाए रोबोट के तौर पे, नहीं? हाँ, या उसकी शक्ल में, ताकि आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकें कि उसने आपके लिए क्या काम करना है वाकई। और अनुषा, मुझे एक बात लगती है, अक्सर लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि नहीं देखो रोबोट और फिर इंसानों की कदर खत्म हो जाएगी। सी द थिंग इज कि एक ज़माना था जब हमारे पास चॉपर, ब्लेंडर, ऐसी कोई चीज़, ग्राइंडर, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ सिलबट्टा था। एंड ठीक है, ज़माना थोड़ा स्लो था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना फास्ट होता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती है। आज जो हमें लग रहा है कि रोबोट कोई बहुत अजीब सी चीज़ हो जाएगी, नहीं। जब किसी ने सबसे पहले ग्राइंडर चॉपर के बारे में सुना होगा तो उसने भी शायद ये सुना होगा दुनिया कहाँ चलेगी, ये जूसर निकल आया है या ये जड़ी बूटियों को ग्राइंड करने का एक नया तरीका निकला है। दैट्स ट्रू। आई मीन किसी ने ये सोचा नहीं था कि जो हम आज अपने फोन्स पे कर सकते हैं हम कभी भी जिंदगी में, और ये बहुत जल्दी हुआ है। बिल्कुल 100 साल अगर देखें वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ये सारी डेवलपमेंट्स 100 साल में ही हुई हैं। उस दिन मैं जहाज पे थी तो मैं ये देख रही थी कि ये क्या चीज़ इजाद कर दी है लोगों ने। व्हेन यू थिंक अबाउट इट तो वाकई चीज़ है ये, और कोई तसव्वुर ना कर सका मतलब कि 100 साल पहले शायद कि हम हवा में सफर इस तरीके से उड़े होंगे वाकई में। तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो है हमने मैनुअल काम किया और ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। मैनुअल काम किया, लेकिन ये जो काम आज हम कर रहे हैं ये भी बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हम बना रहे हैं अनुषा चिकन रैप्स, लेकिन चिकन रैप्स की सबसे औसम बात आज ये है कि लो कैलोरी है। कल कॉलर ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो लो कैलोरी चिकन रैप्स में बना रही हूँ मैं, एक बोल लाऊंगी। और फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी बताती हूँ कि देखें, जब आप कोई सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, एनीथिंग जब आप कुछ बनाते हैं तो उसमें जो सॉस बीच में ऐड करते हैं ना, दैट इज वन थिंग जो उसको फैटनिंग भी बना सकती है, उसको हेल्दी भी बना सकती है। सॉस से बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली। हमस के बारे में सबको पता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम हमस जैसी एक सॉस बनाएंगे काइंड ऑफ। इसमें हम कोई मेयोनेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काफी दिन पहले आपको याद होगा शायद कि मैंने एक दही जैसी डिप बनाई थी, सो आई थॉट कि अब वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन आप इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। एक ही चीज हम बार बार नहीं करेंगे। सो ये मैं एक बना रही हूँ इसमें। अच्छा, ये हमस ही है? हाँ, ये हमस काइंड ऑफ ये है कि ये है उबले हुए चने, ठीक है? इसमें अभी फिलहाल कोई सीजनिंग्स एडेड नहीं है। सीजनिंग्स में मैं इसमें ऐड करूंगी ऑलमोस्ट 4 पिंचेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है? साथ में हमस जैसी ही एक दूसरी चीज, दैट इज ताहीनी। और ये रेडीमेड मिल जाती है? रेडीमेड मिल जाती है। सफ़ेद तिल का पेस्ट होता है बेसिकली। घर पे निकालेंगे, थोड़ा सा क्रंच आएगा, इतना मज़ा नहीं आएगा, बट यू कैन डू दैट। अगर नहीं मिल रहा तो कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। लेमन जूस चटपटे से फ्लेवर के लिए, जबरदस्त। एंड गार्लिक, जो एक्चुअल हमस होता है उसमें हमेशा पूरा गार्लिक ऐड होता है, फिर उसके बाद आप उसको ब्लेंड करते हैं, बट इसमें हम गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे बिकॉज लो कैलोरी खाना मुझे लगता है। हाँ, और जल्दी बनना चाहिए लो कैलोरी खाना, ताकि आप ये ना सोचे बनाऊं या ना बनाऊं। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और साथ में इसको स्पाइसी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हैलेपिनोज। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हरी मिर्च आपके पास है बड़ी वाली, जिसमें हम यूजुअली मसाला विनेगर में डिप करके घर पे कर लें, विनेगर एंड सॉल्ट में थोड़ा सा, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं आपको कितनी चाहिए। मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे फिर रैप ड्राई, ठीक है? पहले हमने बना ली इसकी एक सॉस,
और अब हम एक काम करेंगे, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। दिस इज फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। अलसी के बीज, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ओमेगा फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, फाइबर ढेर सारा होता है। आप रोज एक पिंच अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर चीज के ऊपर भी स्प्रिंकल कर दें। मैंने पता क्या किया हुआ है, मैंने ना ग्राइंड करके रखे हुए हैं और ग्राइंड करके मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए हैं। तो जब मुझे कुछ मंच करने का दिल चाहता है तो आई मंच देम। बड़ी मुश्किल से आदत हुई है मगर अब हो गई है मुझे आदत। तो टेस्ट इस वक्त सही है, अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी लेस होती है। तो अगर आप थोड़ा सा खाएंगे तो यू विल एंजॉय इट। लेकिन अगर आप घर पे ब्रेड बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि हम भी बनाएंगे। ओफ, एक दिन तो होममेड ब्रेड बनाना सिखाओ। That'll be perfect. That will be perfect. अच्छा, सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ऑयल, ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट, व्हाटएवर, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑलिव ऑयल अगर हो तो फिर एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं इस्तेमाल कीजिएगा और ज़्यादा मत पकाइएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमेशा ऊपर से ऐड करते हैं, बस ये आप तय कर लें बात। तय कर लें। चिकन 500 ग्राम से हमारे पास पतले पतले स्ट्रिप्स काटने हैं। कोई से भी ब्रांड का टिक्का मसाला घर पे बनाना चाहे बना लें, नॉट एन इशू। ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हल्का सा रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे एंड अ बिट ऑफ सॉल्ट। इसलिए ज़्यादा मैं ऐड नहीं करी बिकॉज टिक्का मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट है, ठीक है। तो इसको करेंगे मिक्स। और कभी भी कोई हेल्दी चीज़ बनाएं, लो कैलोरी हेल्दी, तो मिर्चें हद से ज़्यादा इसलिए ना करें। हालांकि मिर्चों का आपकी हेल्थ से ताल्लुक है, मोटापे से ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। मगर फिर आप क्या करेंगे जो मिर्चें लगेंगी? ड्रिंक्स पिएंगे, मीठी। ये भी सही है। और अगर चीज़ों को अपने नेचुरल टेस्ट में एंजॉय किया जाए तो मिर्चें एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दी तो मज़ा तो लगता है आपको, लेकिन वो बाकी सब चीज़ों की टेस्ट को ओवर पावर कर देता है। बिल्कुल कर देता है। तो आपको अपनी चिकन की टेस्ट, अपने गार्लिक पाउडर, जो भी चीज़ें हमने डाली, सी टेस्ट आना चाहिए। सिर्फ बस मिर्चें नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। बेशक मैं कहती हूँ, बेशक सिर्फ सॉल्ट हो, सिर्फ सॉल्ट हो, सिर्फ गार्लिक हो, दैट्स इट। मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया था। आदत की बात होती है। ये थोड़ा खतरनाक है हमारा फ्लेम, दैट्स है ना। ये तो थोड़ी देर हम इसको स्टे ऐसे रखेंगे, ठीक है। बीच वाले चूल्हे में को ट्राई करें, ये हो जाएगा। इसको हम करके ही छोड़ेंगे, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ अनुषी कि चिकन को हमेशा बोनलेस खास तौर पे मैं बोलूँगी, जब भी बनाएं तो तेज आंच पे बनाएं, ज़्यादा देर ना पकाएं। तुमने नोट किया होगा, मैं चाहती मैं चिकन पहले बनाती हूँ बाद में ये मैं सोच रही हूँ, बिकॉज अगर मैंने चिकन को ओवर कुक किया तो चिकन हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा ड्राई, रफ और ड्राई और टफ, टफ हो जाएगी, रफ एंड टफ हो जाएगी। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारे चिकन रैप्स जो है तैयार हो सकेंगे। और आज तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी सबको, क्योंकि ऐसी चीज़ बन गई है जो मैं भी खा सकती हूँ, दिल खोल कर खा सकती हूँ। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं और आज बात हो रही है इन्वेंशंस के हवाले से। कॉल कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए और मिलते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे आयशा, थोड़े दिन पहले मेरी 2 लोगों से मुलाकात हुई थी। बहुत यंग है, इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं। तो मैंने सोचा मैं उनको भी बुला लूँ। बिल्कुल, बताएं तो कि ये रोबोट्स का क्या सीन है और हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, है ना। और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलती है। आप और मैं शायद पाकिस्तान में रह के इन बातों को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन दुनिया भर में अब अगर सोचें, एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें, अगर कंप्यूटर्स नहीं होते या हमारे सेलफोन्स नहीं होते या हमारे पास जिस तरीके से हम टीवी चैनल्स देखते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो हिस्सा है। अगर हवाई जहाज़ इतने मॉडर्न नहीं होते तो देख लो टेक्नोलॉजी बगैर हम होते कहाँ। जबकि हम इसके बारे में इतनी बातें नहीं करते, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चीज़ें तो यही हैं। कभी हम कहते भी है मोबाइल फ़ोन्स क्यों हैं, बार बार कॉल आ रही है, बट सोचें आप कहीं गुम है, मोबाइल नहीं है आपके पास, कोई कांटेक्ट का जरिया नहीं है, फिर वो एक पूरी वो ज़माना सोचे जब हम कॉल्स बुक करते थे, वापस कॉल आती थी, ओफ क्या टाइम था, गंदा टाइम था वाकई। और हम कहते हैं लाइफ फास्ट हो गई है बिकॉज़ चीज़ें आसान हो गई हैं, इसलिए ज़िंदगी फास्ट हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त। रैप से इसमें हमस लगा दिया, ठीक है, हैलापिनोस के साथ चिकन ऐड कर दी। मुझे फ्लेक्सी हद से ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी चीज़ में मिक्स करके खाना शुरू होंगे ना तो एकदम से आपको नहीं लगेगा ओहो क्या खा रहे हैं, पता नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, और हल्का सा चिली सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे। दिस इज बारबेक्यू सॉस, ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। खीरे हम इसमें ऐड करेंगे एंड हम इसमें टमेटोज ऐड करेंगे। दीज आर वन ऑफ दो सस्ती चीज़ें ऐसे तो बहुत हेल्दी भी है। This whole thing has got chicken and hummus and vegetables से भरपूर है भाई। Absolutely। अच्छा,
लेटेस अच्छा अगले में डालते हैं। हाँ लेटेस हम अगले में ऐड करेंगे। लेटेस बेसिकली मैं सजाने के लिए भी ऐड कर रही थी, और एक में लेटेस ऐड करेंगे तो फिर उसमें हम आइसबर्ग ऐड नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलो वो भी हो गया, सही है, बहुत ज्यादा वरना हो जाएगा। अच्छा ये हमने हमारा बना लिया पहला रैप। मैं लाऊंगी हमारा सर्विंग प्लेटर। ये सर्विंग प्लेटर लेकर आऊं। सर्विंग प्लेटर बिजली देखो जरा खुद चलेगी। हाँ 2 मिनट सफाई करके बिजली का कोई पता रोबोट बनाने तो नहीं देते। हाँ अच्छा ये दूसरा हमारा रैप है। अच्छा किसी दिन हम होल व्हीट रैप्स बनाएंगे और फिर सिर्फ हम वही बनाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा दैट इज अगेन हमस। हाँ हमस भी मज़े की चीज़ है, इसकी भी अगर आदत हो जाए तो बस आप इसी में चीज़ों को डिप करके खाते पीते रह सकते हैं पूरे दिन। वाकई। अच्छा ये हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जिसको हमने अगेन बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। चिकन हो, फिश हो, बीफ हो, व्हाटएवर यू वांट। आप सिर्फ वेजीज वाला भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, खीरे इसको यहाँ रख देते हैं। ओके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दूँ। ठीक है, टमाटर एंड नाउ सलाद पत्ता। एक बात सलाद पत्ता डाल दिए। हाँ सलाद पत्ते को पहले तो ये कि देख के। अच्छा दूसरी बात ये, सलाद पत्ता इज इवन हेल्दियर देन आइसबर्ग लेटस। बिल्कुल सही है ना। आइसबर्ग लेटस आपको महंगा मिलता है, आप कहते हैं अरे वाह क्या वो क्रिस्पी वो वाले चिकन बर्गर वाला वो टच आ रहा है, बट जितना ज़्यादा हरा होता है पत्ता उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सही है। एंड इसमें मैं ऐड करूंगी, मुझे तुम वो स्पून दे दो, दिस बारबेक्यू सॉस। इसका बहुत मजे का फ्लेवर होता है। एंड थोड़ा थोड़ा भी ऐड कर देंगे ना तो चीज़ आपकी फ्लेवरफुल लगेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा आई लाइक इट लाइक दिस, कि कहीं कहीं मुंह में आए बजाय इसके कि आप पूरा उसको भरा हुआ। तो इसमें आप अपनी मर्जी के सॉसेस भी डाल सकते हैं। थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग टाइप भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेयो मस्टर्ड कुछ भी डालना चाहें। हाँ, मेयो मस्टर्ड मेयो मस्टर्ड हेल्दी नहीं रहेगा मेयो से, लेकिन ऑप्शन बच्चों के लिए अगर आप डालना चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। डालना चाहें और फिर सॉस थोड़ी कम ऐड कर दें, मेयो की बजाय दही वाली कोई सॉस बना के ऐड कर दें, या फिर ऊपर से डोसों की तरह लगे। डोसा आई लव मसाला डोसा। हाँ ना, वो भी बनाना चाहिए एक दिन। क्या क्या बनाएंगे बात बताऊं, मसाला डोसा बहुत कम वो लोग हैं जो कि घर पे पेपर डोसा बना पाते हैं। हाँ वो भी एक आर्ट है। हाँ वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है, गेस्ट को हमने बुला लिया है, वो रास्ते में है, आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज पता करते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन्वेंशंस के लिहाज से क्या कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि वाकई में यू नो बहुत बड़ा काम करते हैं ये लोग और इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है इन्हें। लेकिन टेक्नोलॉजी और माशाल्लाह अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानीज़ की तो हमारे लड़के लड़कियाँ दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। जहाँ तक ईजाद करने की का सवाल है या नई नई चीज़ें बनाना, इनोवेशन, ऐप्स बनाना, दे ऑलवेज वेरी गुड एट इट। ठीक है, यहाँ पे एक और रैप तैयार और अब मेरी नीयत हो रही है ख़राब। हो गया है तैयार, खाने का दिल कर रहा है, जल्दी से खाते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उम्मीद है कि हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ होंगे। तो अभी हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम टेक्नोलॉजी के हवाले से अपनी जो हमने कुछ चीज़ें ईजाद की हैं, इन्वेंशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। रोबोट्स की कहानी जो है वो बिजली ने यहाँ पे घर में शुरू कर दी थी कि काश मेरे पास कोई मशीन या रोबोट होता तो मेरे काम जो है वो आसान हो जाते। इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान कहाँ जा रहा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन से मज़े के गेस्ट मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है कि दे वेरी यंग। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, पाकिस्तान के जो नौजवान लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत जगहों पे रिप्रेजेंट करते हैं और हमें इतना पता भी नहीं होता। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी ही दो पर्सनैलिटी से। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रुबाब फातिमा मौजूद हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का रुबाब। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हसन सिद्दीक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो एक मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर है। मेकाट्रॉनिक्स इज फाइन, कह दिया मैंने ठीक? तो हसन सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज़ मेकाट्रॉनिक्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता है लेकिन माशाल्लाह दिस इज समथिंग न्यू। एक्चुअली मेकाट्रॉनिक्स एक मिक्सड फील्ड है। ठीक है, इसमें रोबोटिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें हैं। हाँ ज़बरदस्त, इसकी इनहेरिटेड फॉर्म है रोबोटिक्स की। ज़बरदस्त। और आप ये पाकिस्तान में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, इस पर आपको डिग्रीज मिल सकती हैं। आप तो माशाल्लाह जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं पाकिस्तान के सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारी सिटीज़ में इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और माशाल्लाह कहते हैं हमारे इंजीनियर्स वैसे बहुत अच्छे हैं,
यू नो, लेकिन उनके बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो रुबाब ने कहा बिल्कुल सही कह रही है मुझे। तो हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? वेल एक्चुअली मुझे बहुत शुरू से ही जो है वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था। लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 2 तो मेरे फादर घर पे कंप्यूटर ले आए थे, जो कि बहुत ही उस वक्त बहुत ज़बरदस्त चीज़ माना जाता था। मेरे लोगों के घर में टीवी भी बहुत कम हुआ करता था, बड़े कंप्यूटर्स आते थे और इंटरनेट को कनेक्ट करने में 3 घंटे लगते थे, लेकिन अगर हो गया तो फिर जिंदगी सेट। जी, और डायल अप कनेक्शंस एंड कार्ड्स वगैरह होते थे। तो जब से ही हमारे घर में ये टेक्नोलॉजी का बाबा ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ था ताकि हम लोग थोड़ा इस तरफ मूव ऑन हो, थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो एंड देन मेरे जो बड़े भाई हैं, ही इज़ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम सैयद यूनिवर्सिटी, तो आई गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम हिम। तो फिर मैंने कहा कि यार ठीक है, चलें, गो फॉर इट। ठीक है। उनके पाकिस्तान का आने वाला दौर सारा टेक्नोलॉजी का ही है, तो टेक्नोलॉजी का, और कहते हैं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा कर रहा है और आगे जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात पे? नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है सामने। लेकिन हसन, मुझे लगता है कि आम पाकिस्तानी इसकी अहमियत को अभी भी समझ नहीं पाया है। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी का मैं इंजीनियर हूँ या मैं मैंने ये नई चीज़ ईजाद की है, तो बड़े लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो ये असल ये देखा जाता है जो आउटपुट निकल रहा है वो कंपनसेट कहाँ हो रहा है। तो लाइक इंडस्ट्री की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे कि जो जितने भी इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो 100% सेटल हो रहे नहीं हो रहे। तो इस वजह से थोड़ा इनको वैसी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। लेकिन अब मिलेगी बिल्कुल। आप लोगों को देख के तो मुझे हमेशा लगता है कि लोग कहते होंगे कि वाह, हमारी यंग जनरेशन जो है वो अच्छे काम कर रही है। थोड़ा सा आपने जो चीज़ें बनाई हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ों पे काम हो रहा है। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर द शो। छोटा सा पैकेज हमने आपको दिखाया है। ये चीज़ें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हसन ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं और इन्वेंट की हैं। तो हसन और रुबाब, आप दोनों को सलाम है वैसे कि इतनी आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और आप लोगों की उम्र अभी भी इतनी छोटी है। एक अगर इस तरीके से देखा जाए तो यंगस्टर्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हसन, एक्सोस्केलेटन जिसकी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, और वो लोग जो किसी एक्सीडेंट की वजह से खुदा ना खासा जेनेटिकली वो चल नहीं पाते, उनको चलने में तकलीफ होती है, पैरालिसिस का शिकार होते हैं, फालिज हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, आपको चलने में वो चीज़ आपकी मदद करती है, एक्सोस्केलेटन। उसको थोड़ा सा समझाइएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक नई चीज़ है, लेकिन लोगों की मदद भी करना हम सबका फर्ज है। तो ऑब्वियस बात है। एक्चुअली काम भी क्या अच्छा, एक्सोस्केलेटन एक रोबोटिक सूट है जो पैरालाइज पेशेंट या पोलियो पेशेंट जो है वो वेयर करते हैं। ठीक है। तो इसका जो आइडिया ये ऐसा आया था कि 2008 में जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, तो लाइक उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कुछ मलबे के नीचे लोग जिंदा थे। अब इशू ये आता था कि मशीनरी ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे थी। बिल्कुल सही है। मशीनरी ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो लोग जिंदा हैं। तो उस वक्त मतलब 2008, आज से शायद 9-10 साल पहले, तो उस वक्त मुझे ये था कि किसी तरीके से मैन पावर को अगर बढ़ा दिया जाए तो हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता बस उसको तब से मैंने स्टडी स्टार्ट की कि इसको किस तरीके से मैन पावर को इंक्रीज़ किया जाए। तो फिर मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेरा दिमाग बना कि हम मैन पावर को इंक्रीज़ करने के बजाय जिनको नॉर्मल चलने की नीड है या जो किसी तरीके से नहीं चल पा रहे, अगर हम सिर्फ उनको ही पहले चला दें तो मतलब ये भी बहुत बड़ी आपकी समझने की एक सोशल सर्विस है। तो इस तरीके से ये एक यू नो उन लोगों को भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो रेगुलर काम करें, वो नौकरी करें, वो जाएं, फोर्स में है, मोबाइल होना, मोबाइल होना सबसे बड़ी चीज़ है। ऑब्वियस बात है क्योंकि हम आसपास जब देखते हैं ना तो हमें हमारे अपने लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है जो आपके प्यारे हैं और आपके मतलब आप उनको देखते हैं कि वो चल नहीं सकते,
तो उनको चलाना ही मतलब। तो तुमने चलाने के लिए ये मशीन या ये जो चीज़ है ये रोबोटिक एक्सोस्केलेटन डिज़ाइन किया, तो सही काम करता है। जी सही काम करता है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट मैंने मतलब फड्डा करके मैंने लिया था। मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने मतलब मना कर दिया था कि आप ये नहीं बनाए, आप नहीं बना सकते, आप अपने PhD या मास्टर्स में ये बना लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टफ है और टाइम कम है आपके पास। तो मैंने कहा नहीं, मैं 2008 से मेरा ये आइडिया है और मैंने बस ये सोचा हुआ था कि मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यही बनाऊंगा। तो उस पर कहने लगे ठीक है, अगर आप पेशेंट को आपने चलाया तो ठीक है, वरना आपका पूरा साल रिपीट करना होगा। मैंने कहा मैं राजी हूँ। और देखो तुमने चीज़ बना दी। बस अल्लाह ताला की मतलब मेहरबानी थी और मतलब मेरे पेरेंट्स की अप्रिसिएशन, दोस्तों का साथ, मेरे जो ग्रुप मेंबर थे उन्होंने हर वक्त साथ दिया कि नहीं हसन भाई आप करें, हम आपके साथ हैं। तैयार हो गई। तो 1 साल का टाइम होता है पूरा, लाइक समझ लें कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 मंथ का टाइम था मेरे पास। तो 8 मंथ में मैंने एक तो कन्विंसिंग प्रोटोटाइप बनाया, पहले पूरा एक वुड पे बनाया अपने टीचर्स को कन्विंस करने के लिए। पहले उनको मैंने कन्विंस किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये मेटल पे और ये पूरा ये बनाया और मतलब बाद में ये चीज़ें कमर्शियली अवेलेबल होती हैं? जी कमर्शियल अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में नहीं है ये US में है। तो लाइक इसकी जो कॉस्ट है इसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी रुपीस 1 करोड़ से ऊपर है। और अगर आपके पास पैसे भी हैं, आपको ज़रूरत भी है, फिर भी आप ये मंगवा नहीं सकते, आपको उनके पास जाना पड़ता है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, 2 वीक की ट्रेनिंग है, इसी सेशन मतलब पूरे कंप्लीट सेशन होते हैं, फिर उसके बाद आपको हैंड ओवर करते हैं। लाइक इसको मंगवाना इतना आसान नहीं है। ओहो रुबाब, आप पर आ जाते हैं। बिल्कुल, आप भी माशाल्लाह सोशल सर्विस के लिहाज से बहुत एक बेहतरीन काम, एक ऐप बनाया है आपने, वो लोग जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम लोगों के लिए। ये क्या ऐप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली व्हेन अ किड बॉर्न तो वो डेफ होता है, अगर बच्चा डेफ होता है तो ऑब्वियसली ये सलाहियत वो होती है जो सुनने के बाद डेवलप होती है। तो जब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा तो वो बोल भी नहीं पा रहा होता। मैक्सिमम 3 साल की एज होती है जब आपको ये कम्प्लीटली पता लग जाता है पेरेंट्स को कि देयर इज़ एन इशू, सीरियस इशू आपके बच्चे के साथ, कि इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। सो दैट ये होता है कि वो स्पीच थेरेपी के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है आफ्टर दी हियरिंग इम्पेयर्ड, उसका जब इलाज हो जाता है तो वो मशीन लगाते हैं या तो फिर उनकी जो है कॉकलियर इम्प्लांट होता है। फिर जब वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उनका 45 मिनट्स का एक सेशन होता है जो कि हफ्ते में 3 दिन होता है और उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये 4,000 रुपये इस तरह से होती है। तो जो हमारे पेरेंट्स इस तरह के जो कि एवरेज फैमिलीज हैं वो डेली बेसिस पे ये पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोसेस इतना स्लो है कि सीखते सीखते बच्चे की उम्र निकल जाती है बट उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं आ रही, प्रोग्रेस कम होती है। तो जब ये मतलब कि ऐप के थ्रू तो आप रोज़ कर सकते हैं। या एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको रोज़ आना, डेली थेरेपिस्ट के पास विजिट नहीं करना पड़ेगा। एंड आपका नाम क्या है? मेरा नाम रबाब फातिमा है। ऐप का नाम बोलो है। ऐप का नाम बोलो है या बोलो टेक इज द कंपनी नेम। जबरदस्त। या सो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसीजर को ऑटोमेट कर दिया है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दैट बच्चे जो है वो अपने घर पे बैठ करके थेरेपी कर सकते हैं और उनकी वालिदा या वालिद साहब बैठ के अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो डेली ये थेरेपी हो सकती है। और थेरेपिस्ट पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो वो उनको असेसमेंट कर सकता है, उनकी प्रोग्रेस बता सकता है उनको। अभी तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। एंड दिस इज़ अमेजिंग जस्ट टू नो दैट ये कितने लोगों की मदद करेगा, क्योंकि मैंने इतने शोज़ किए हैं जहाँ पे लोग आते हैं और परेशान है कि हमारा बच्चा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, थेरेपीज़ कैसी होती है, कितने साल लग जाते हैं। जी बहुत साल लग जाते हैं, बच्चों की उम्र निकल जाती है, फिर इतना मुश्किल हो जाता है उनके लिए क्योंकि उनके मसल्स डेवलप हो चुके हुए होते हैं और फिर वो बोल बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और फिर इशू ये हो जाता है कि फिर लोग उन्हें, उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही उन्हें स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं। देखो जरा, नॉर्मल स्कूल। वेल डन, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा है और इस ऐप के बारे में तो हम सबको बात करनी चाहिए। बोलो ऐप है जो रबाब ने खुद अपने इंटेलिजेंस के साथ इसको क्रिएट किया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद हैं। हसन थोड़ी सी रोशनी डालना, और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि मैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और ये साइंस से दूर ही भागती थी स्कूल में। आई वाज लाइक द आर्टिस्ट। तो अभी भी इसने 1-2 टर्मिनोलॉजी समझाई, हमने ये क्या करता है, इससे क्या होगा मुझे तरह समझाए। तो लेकिन उससे पहले भी हम एक पैकेज दिखाना चाहेंगे क्योंकि हमने हसन का आप लोगों को एक पैकेज दिखाया कि उसकी जो एक्सोस्केलेटन है और बाकी सारी चीज़ें वो कैसे काम करती हैं। तो इसीलिए हमारे पास रबाब का भी एक पैकेज है कि आपको पता चल जाए कि जो ऐप रबाब ने डेवलप किया है और जो काम ये करती हैं वो क्या है। तो पहले ऐप की तरफ पहले पैकेज की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो एक सबमरीन है, एक गाड़ी है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें जल्दी से। 50% of people in Pakistan cannot express themselves. They do their best using actions, expressions and gestures, but still only their family is truly able to understand them. People, especially kids with language disorders, have to face this frustration every day.
Urdu is the language spoken by the masses, and yet there is no real solution available in our national and regional languages. The solution that exists, which is speech therapy, is exceptionally expensive in Pakistan and comes at a heavy cost, especially for those who come from rural areas and underprivileged backgrounds. Two software engineers from Karachi's first women's university, Jinnah, have developed a speech therapy platform that can change the lives of hearing impaired kids and adults forever. They are using augmentative and alternative communication that helps in overcoming congenital disabilities. Their platform Bolotech offers lesson plans, visual aids, audio aids, self-assessment tools, mobile apps and games to make therapy more effective and fun. This online software will bring the cost down, help Bolotech give a voice to 36.5 million people in Pakistan. Fantastic, absolutely amazing रुबाब, well done, well done. ये ऐप से बहुत लोग फ़ायदा उठा भी सकते हैं एंड साथ ही साथ तुम्हारी को-फाउंडर भी हैं, कहा तो दो लोगों ने, तो शानजा सलाम है आपको, जहाँ भी यहाँ बहुत दुआएं आपके लिए एंड फैंटास्टिक एंड यू टू यंग गर्ल्स ऑल्सो। तो मुझे तो लड़कियों को देख के हसन आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जब लड़कियाँ भी ये काम करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, दे ट्राइंग टू मेक देयर मार्क एंड दे मेकिंग देयर नेम। आ जाते हैं हम टुवर्ड्स दीज फैंसी लिटिल थिंग्स जिनको देख के मैं हैरान हो गई हूँ कि काफ़ी एडवांस चीज़ें। यहाँ पे सामने हमारे टेबल पे एक सबमरीन नुमा चीज़ है, करता क्या है? एक्चुअली सबमरीन है जो आपके अंडर वाटर पानी में जाती है और लाइक मूव करती है। हाँ। तो ये ROV है, रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें एक नाइट विजन कैमरा भी है जो अंदर का आपका जो भी चीज़ें हैं वो लाइव स्ट्रीम करके आपको ग्राउंड पे दिखा रही होती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे हमने एक टॉय कार को तोड़ा, उसकी मोटर्स निकाली, उसके सर्किट निकाले, तो इस पे लगाया उसको। इसके अलावा इसमें कार की चीज़ें भी हैं, कुछ स्टेबलाइजर की चीज़ें भी हैं जो इसको बायोंसी के लिए लाइक ऊपर नीचे जाने के लिए हेल्प करती है। नॉर्मली गवर्नमेंट की और हमारी नेवी की बहुत काम आ सकती है। नॉर्मली सबमरीन में होता ये कि टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें पानी भर जाता है तो वो अंदर सिंक हो जाती है। अगर ऊपर फ्लोट करनी होती है तो वो एयर प्रेशर से पानी को बाहर फेंकते हैं तो वो टैंक खाली होता है तो ऊपर आ जाती है। तो इसमें हो ये रहा है कि इसमें हमने यूज़ किया कैल्शियम कार्बाइड, जो हम समझ लें कि आम की पेटी में रखते हैं आम को पकाने के लिए। तो और उसमें आप शब रात में हम पटाखे भी फोड़ते हैं उससे। तो इसमें ये है जैसे ही एक ये लेवल तक पहुंचती है ना तो एक चैम्बर में पानी आना शुरू हो जाता है और पानी के साथ वो रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, इथाइन गैस बड़ी रैपिडली प्रोड्यूस होती है। और वो उस जैसे ही वो गैस प्रोड्यूस होती है तो बड़े टैंक से पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये ऊपर फ्लोट करती हुई आ जाती है। तो GIK में हमारे एक टीम मेंबर के साथ हम गए थे, तो GIK में फर्स्ट प्राइज इसको मिला। ज़बरदस्त, बहुत मुबारक हो आपको। और इसके अलावा एक है ड्राइंग मशीन। तो अच्छा, ये खुद, ओह माय गॉड अमेजिंग। हाँ, तो ये खुद ड्राइंग कर लेते हैं, इसमें पेन अटैच्ड है इस छोटू में। हाँ, तो असल में मुझे मसला ये था कि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मेरी राइटिंग भी बहुत ख़राब है अभी भी। मेरे घर वालों की ड्राइंग अच्छी है उनकी नौकरी खत्म है। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की, मेरे चाचू ने बहुत कोशिश की, मुझे ट्यूशन भी दिलवाई कि मेरी राइटिंग किसी तरीके से अच्छी हो जाए, मगर वो नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए साइंस में बहुत तरक्की करते हैं, जो बहुत आगे होते हैं, उनकी राइटिंग थोड़ी सी, ये बात मैं नहीं कह सकता ना घर वालों को, राइटिंग होती है कि कैसे डॉक्टर बन गए, ये बात नहीं कह सकता घर वालों को ना। तो असल में अच्छा ये इसकी खास बात ये है कि जो CD रोम्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, तो उनके पार्ट्स को निकाल के ये बनाए, मतलब इसमें कोई फैंसी चीज नहीं है। फिर भी ये मतलब आप इसको जो ड्राइंग आप देते हैं कंप्यूटर से वो आपको ड्रॉ करके। मैक्रोट्रॉनिक्स हमने क्यों चूज किया ये मैं पूछने वाली थी, लेकिन अब हमें ब्रेक पे जाना है। दोबारा से ब्रेक से वापस आएंगे तो बिल्कुल पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट। लेकिन साथ ही साथ हम एक डिबेट की तरफ भी जाएंगे जहाँ पे हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, द एडवांटेजेस रादर, एंड द डिसएडवांटेजेस, कि इसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं और क्यों हमें टेक्नोलॉजी जो है हमें एक हद तक बर्बाद भी कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ब्रेक पे जाते हैं, मैं ज़रा अपना सेल्फी ले लेती हूँ। जी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रुबाब फातिमा और साथ ही साथ हसन सिद्दीक यहाँ पे मौजूद है, मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर। जल्दी से बता दें, हाउ डिड यू चूज़ मैक्रोट्रॉनिक्स? एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था चीज़ें तोड़ने का, खोलने का, और सिर्फ
तोड़ने का तो नहीं, वो घर वाले अगर आपके बच्चे कुछ तोड़ रहे हैं तो फिक्रमंद ना हो, शायद वो मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये होता था कि मैं खोल के देखूं कि ये चलती कैसे, ये भी सही बात है। तो घड़ी से लेकर, हाँ, अब भी मेरी छोटी बहन मुझे याद दिला दी, तुमने मेरा वो कंप्यूटर तोड़ा था, वो गेम जो था, ठीक है वो। तो बस मुझे कन्फ्यूजन थी कि मैं इलेक्ट्रिकल की अगर तरफ जाऊं तो मैं दूसरी चीज़ें नहीं सीख सकता, मुझे सारी चीज़ें सीखने का शौक है। सही। तो उस वक्त मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी। जब मैं आपके सेकेंडरी में था तब मुझे एक टीचर ने एडवाइस किया कि आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लीजिएगा। तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक तो नाम ही मेरे लिए इतना मुश्किल था, तो मैंने उनसे 3 दफ़ा 2 हफ्ते में बार बार पूछा कि सर दोबारा बताएं क्या होता है। मुझे 2 वीक लगे सिर्फ इसको प्रोनाउंस करने के लिए। तो उसके बाद चस्का। हाँ, तो बस मेरे दिमाग में यही था कि मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही लेनी है। ज़बरदस्त। क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का टच है, तो आपको एक नशा चढ़ जाता है। यू नो, और एक प्रोडक्टिव तरीके से आप अपने टाइम को गुजारते हैं। मुझे बताओ कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तान में क्या है? 2018-19 अगले 5 साल में हम टेक्नोलॉजी कहाँ होगी हमारी? मेरे ख्याल से तो हम टेक्नोलॉजी से अभी भी काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं, बट जैसे जैसे एरा बढ़ता चला जाएगा, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, बट ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रॉन्स और कॉन्स होते ही हैं। सो अगर हम लोग ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ों की तरफ जाएँ तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अगर थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आ जाए, जब मैं कहता है एक मिनी डिबेट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रोज आप डिस्कस करें कि क्या आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। मैं यहाँ से एक आर्गूमेंट या हसन के साथ कोशिश करती हूँ कि हम थोड़ी नेगेटिव्स भी डिस्कस करें, कि 2-3 पॉइंट्स जो हैं हमारे डिस्कस हो जाएं। सबसे बड़ी आप हसन के साथ हैं? चलो, मैं हसन के साथ डन। हाँ, हसन एंटी टेक्नोलॉजी कैसे हो सकते हैं? मुझसे एडवांटेजेस पूछ लें। एडवांटेजेस आप दोनों से पूछ रही थी, मैं अगेंस्ट हो जाती हूँ। चले, एडवांटेज बताएं टेक्नोलॉजी की, सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज। सबसे बेहतर चीज़ तो यह है कि लाइक अगर मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बात करूं तो जो चीज़ें पेरेंट्स को जा करके वहाँ पे करनी पड़ती हैं, उनका टाइम लगता है, उनके पैसे लगते हैं, उनके एफर्ट इतनी ज़्यादा लगती है कि वो तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस वजह से बहुत अहम चीज़ से महरूम रह जाते हैं ज़िंदगी की। तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उनका ये सारी चीज़ें कट डाउन कर सकती है। सर तो जैसे मैं शुरुआत में बताया अभी कि हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी के सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपने आसपास में जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप खुद हल कर सकते हैं अगर आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है आपको। तो ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले के दौर में बहुत सारे मसले मसाइल होते थे, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जब से टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में आई है और आम आदमी के लिए आसानियाँ तो पैदा की हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी को थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बना दिया है, थोड़ा सा डिपेंडेंट भी बना दिया है, थोड़ा सा लेज़ी भी बना दिया है। थकन का शिकार हो रहा हूँ, जाहिर सी बात है, आँखें दर्द कर रही हैं, 24 घंटे मुँह जो है वो फ़ोन के अंदर है। नहीं तो वो देखिए ना, थकन का शिकार हो रहा है, वो बहुत सारे काम कर रहा है उस वक्त, और कुछ यूजलेस काम भी हो रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के शिकार कोई कुछ चीज़ सीखने के लिए नहीं, लेट के यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए या फेसबुक पे चैटिंग करने के लिए, अपने पेरिस की तस्वीरें अपलोड करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। मॉनिटर करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आप यू हैव टू थिंक कुछ एथिक्स तो होंगी, एथिक्स ऑन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मतलब उसकी अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आप पेरिस की पिक्चर्स अपलोड करिए तो मतलब इसमें तो जो आपके फैंस हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्वियस बात, पेरिस पूरा मिस हो गया क्योंकि तस्वीरें लेने के चक्कर में तस्वीरें आ जाए, लगे कि बड़ा मज़ा है, पीछे से रो रहे हो इंसान, है ना? नहीं तो वो पिक्चर आप बाद में देख जिंदगी जो आगे डालते हैं रोज 24 घंटे। पर हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। अल्टीमेटली ये बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी हो, आपके खाने पीने हो, आपकी डाइट हो, बैलेंस में सारी चीज़ें चलें, तो आप सब चीज़ों का फ़ायदा यकीनन उठा सकते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आज हमारे घर आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गॉड ब्लेस यू गाइस। रुबाब, इतना आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और सोशली एक अवेयरनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो देखते हैं अगली दफ़ा आप आएंगे तो आप बोलेंगे ये सबमरीन जो है ये जापान के पानियों में है, और वो जो 1 करोड़ की चीज़ है वो 50 लाख की हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव विल मेक इट वेरी 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 गुड। ठीक है जी, और आप इस बनाते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, हमें बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो हमें जब ये चीज़ें लेनी होती हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, किसी चीज़ के लिहाज से भी, तो अब हमारे पास माशाल्लाह कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे हम जाके एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। कुछ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, डॉल्मेन मॉल उनमें से एक बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पे वाकई में स्टोर्स भी हैं जहाँ पे अपने कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, ये वो मीडिया सेंटर करके 2-3 दुकानें हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नई नई चीज़ें, रिक्लाइनिंग चेयर्स, मसाजिंग चेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप जाएं। इट्स अ वेरी सेफ प्लेस टू गो एंड शॉप। एंड क्योंकि आजकल शॉपिंग का सीज़न ऑन है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों हमें डॉल्फिन मॉल जाना चाहिए। जी बाजी क्या हुआ? क्या हुआ? ओ सलाम जी, कैसे हैं? अब आई हो तुम? अब तो खुदाफिज कर दिए मैंने। हैं जा रहे हैं? नहीं मैं वो पढ़ रही थी कि वो था क्या बताना क्या था, मुझे तो खुद नहीं पता था अभी तक। हाँ जी ठीक है जी। टेक्नोलॉजी चीपर प्राइसेस में अगर अवेलेबल हो, हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे मंगा दे बाजी, आप मुझे तो फ्री में दे दें क्योंकि मुझसे तो सारे कार का काम ही फ्री में नहीं, अच्छे अच्छे सेल लगे हुए हैं डॉल्फिन मॉल पे। तुम और मैं जाएंगे और हम लेंगे अभी उसके बाद बाजी। मुझे तो फ्री में चाहिए क्योंकि मैं तो पैसा लगा नहीं सकती हूँ और फिर मुझसे तो बर्तन धुलते ही नहीं है ना। देखिए नाजुक से नरम से हाथ कहाँ काम करेंगे, दुबली पतली सी हूँ मैं, टूट के बिखर जाऊंगी। मुझसे झाड़ू पोछा ना कराया करें। चले मॉल चलते हैं, देखते हैं शायद रोबोट भी आ गए। कौन सा मॉल? मुझे बाजी चंगे कपड़े दिला दीजिएगा। मैं ये कुछ और रिपोर्ट तो बिल्कुल ना दिलाइए क्योंकि मेरे फिर पेट में लात पड़ जाएगी। बहुत सारी बातें की हैं आज हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान वाकई में बदल रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मुझे ये लगता है अपने दिल से, स्पेशली जब बाहर से भी लोग आते हैं तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ उनको ले जाते हैं और कहते हैं देखो भाई हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, देखो ये जगह देखो। उनमें से एक जगह एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब जाते हैं अपना दिल खुश करने के लिए, बेहतरीन शॉपिंग करने के लिए। एक ऐसा माहौल जहाँ पे हम सब सेफ़ फील करते हैं और वाकई में क्योंकि वो इतनी जगह ब्राइट है, आप खुश हो जाते हैं। मुझे जाकर आपका दिल खुश हो जाता है। एंड लाइक आई सेड, अगर बाहर से कोई भी आए तो कहते हैं पाकिस्तान की सबसे बेहतर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी जगह पे होती है। डॉल्फिन मॉल्स के बारे में बात हो रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी निदा साकरानी से जो ब्रांड मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू निदा? गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। निदा से मेरी काफ़ी दोस्ती भी है, मैंने भी काफ़ी काम किया है इनके साथ और बहुत अच्छे लोग हैं काम करने के लिए। फारूक साहब से पहली बार मुलाकात हो रही है। फारूक हुसैन साहब वो मार्केटिंग मैनेजर हैं। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और यहाँ पर आने का। 3 ब्रांचेज़ हैं, बहुत काम है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जगह हम लोगों के लिए शॉपिंग के लिए नहीं है माशाल्लाह। तो और वाकई में वो एक जगह है जहाँ पे कोई भी आए कुछ भी हो, चलो डॉल्फिन चलते हैं, वहीं दिन गुजारते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू गो टू। डू यू प्लान टू एक्सपैंड टू मोर प्लेसेस? ये मैंने सवाल आपसे पहले भी किया था कि व्हेन आर वी गोइंग टू हैव अ सीरीज ऑफ मॉल्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान डॉल्फिन की तरफ से? Well, that's kind of confidential, but yeah, we do have plans. But exactly where we can't let you know right now. But yeah, we are working on these kind of plans. 1-2 साल में फारूक साहब कोई खुशखबरी? बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जिसके लिए वेट करना होगा आपको। बिल्कुल सही है। और मज़े की बात ये है कि जबकि ये हमारे शहर का सबसे फेवरेट मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन आप लोग एज ब्रांड मैनेजर्स भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कि लोग फिर भी इंटरेस्टेड रहें। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ लोग यूजुअली लेजी हो जाते हैं, भाई हमारे पास जगह है, बहुत बड़ी जगह है, हमें कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है, लोग और कहाँ जाएंगे। लेकिन आप लोग उसके बावजूद करते रहते हो, कुछ ना कुछ उसमें चलते ही रहता है डॉल्फिन मॉल में। एक्चुअली कंसिस्टेंसी या रिडेंडेंसी कहीं भी आती है ना तो लोग बोर हो जाते हैं। तो हम में खुद में भी वो एक है कि हम भी बोर हो जाते हैं। तो वी वांट न्यू थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज एग्जैक्टली वी थिंक इन आवर कस्टमर्स फ्रेम ऑफ माइंड एज वेल कि उनको भी क्या चाहिए होगा, उनको क्या नया चाहिए होगा। अगर एंटरटेनमेंट में कोई फैक्टर ऐड किया जाए या सिनबाद से कुछ एडिशनल चीज़ें हों या शॉप्स में कोई नई चीज़ें हों या इवेंट्स वाइज हम कुछ नया करें। कभी कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है तो कभी कुछ फेस्टिवल लगा हुआ है, ज़रूरी है। लेकिन फारूक साहब ये बताएं कि इन एक्टिविटी से वाकई में फुटफॉल पे फ़र्क पड़ता है क्या? लोग आते हैं ये सोच के कि अच्छा शॉपिंग फेस्टिवल अब ऑन है, सेल्स अमेजिंग है, चलो। अनुषे, इसमें खाली ऐसा नहीं होता कि फेस्टिवल लगा है और लोग सेल्स की वजह से आते हैं, बल्कि एक पूरी फैमिली के लिए एक ऐसा प्लान हम तरतीब देते हैं जिसमें एक एंटरटेनमेंट सेंटर बन गया है। बिल्कुल, कि ना सिर्फ शॉपिंग, इन डिस्काउंट्स, फ्लैश सेल्स आप उनको एंजॉय कर सकें, बल्कि एक फैमिली के साथ आएँ तो बहुत सी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे इंस्टेंट गिफ्ट जीत सकते हैं। और इनफैक्ट डॉल्फिन शॉपिंग फेस्टिवल जिसकी हम बात करते हैं वो भी इसी सिलसिले की एक हिस्सा है, जिसमें आप ना सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, बल्कि रोज़ बरोज़ चेंज होती हुई एक्टिविटीज़ आपको अपने अंदर महूर रखती हैं कि आप रोज़ाना विजिट करें और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीत। मैं एक बात कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि निदा को मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन दिल से ये बात है कि इंसान हफ्ते में 2-3 दिन तो फिर पहुँच ही जाता है कुछ ना कुछ करने, क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन भी है। आपको सारी ब्रांड सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाती हैं। फुटफॉल है कितनी? अगर दिन की कोई ऐसे एवरेज अगर हो
अगर क्राउडेड दिन के देखें, अभी जैसे 31 दिसंबर है तो या फिर 14 अगस्त के दिन तो मैं भी वहाँ पहुँच चुकी हूँ, धक्के मार मार के स्टेज पे पहुँचे थे, लेकिन लोगों को मज़ा आ रहा था। हाँ, लेकिन फुटफॉल जो है ना, नंबर्स अगर हम रिवील करें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह से आप देखें कि जितनी भी फुटफॉल होती है, कभी भी कस्टमर को ये नहीं फील होता कि वो इनवाइटिंग नहीं है, वो आ सकता है। रश जितनी भी लग जाए, हम वी मैनेज इट इन अ वे दैट कस्टमर्स गेट द पार्किंग, कस्टमर्स गेट द एंट्री। लेडीज की अपनी पार्किंग है ज़बरदस्ती, मज़े की, जिसकी इनॉग्रेशन पे मैं थी, बहुत मज़ा आया था उस पे भी, ज़बरदस्त। आई मीन सबका ख्याल रखना, हैंडीकैप लोगों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। जब भी कस्टमर आए वो एक एक्सपीरियंस साथ लेके जाए, दिस इज वी आर वर्किंग ऑन। और ऐसा है। अच्छा, बहुत सारे लोग दुनिया भर में मॉल जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए, कुछ करते नहीं है वहाँ पे, तो उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक हद तक कंट्रोल किया हुआ है कि और कोई कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली तो एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, अपनी सिक्योरिटी का, अपने जो लड़के लड़कियाँ शॉप कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन भरी हुई होती हैं, उनका किस तरीके से आप लोगों ने सिक्योरिटी सेफ्टी का ख्याल रखा हुआ है? क्योंकि कभी भी हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि डॉलमेन मॉल के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो, या खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी चीज़। बिल्कुल, हमारे पास जिस तरह हमारी टॉप मैनेजमेंट है, क्वालिफाइड, हमारे पास हर चीज़ के मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं, तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि हमारा कौन सा सीज़न है, कौन सा हमारा फेस्टिवल आ रहा है। लोग आ रहे हैं, वी डू कांस्टेंट ट्रेनिंग्स के हर फेस्टिवल से पहले वी डू आवर इंटरनल ट्रेनिंग्स, जो हम अपना हर डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट हम इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक पूरी प्लानिंग होती है हमारी, जिसके थ्रू हम सब चीज़ें मैनेज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से अभी तक इस तरह का कोई चीज़ और होगा। मुझे लगता भी नहीं है कि कभी ऐसा होगा या कभी ऐसी नौबत आएगी, बिकॉज व्हेन यू गो टू द मॉल यू फील वेरी सेफ। और ये सवाल सबके दिमाग में सबसे पहले होता है कि हाउ सेफ आर वी इनसाइड दिस मॉल, यू नो। वेल, सेफ्टी सिक्योरिटी जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है एक जहनी सुकून के लिए और कस्टमर के लिए, टू फील कंफर्टेबल फॉर द फैक्ट कि यस दिस प्लेस इज़ एक्चुअली इनवाइटिंग। एंड दूसरा है कि जितनी देर भी हम यहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मौजूद है। प्लस जितने भी घंटे आप गुजार रहे होंगे, आपकी गाड़ी भी सेफ़ है, आपका ड्राइवर अगर बैठा हुआ है तो उनके लिए भी ड्राइवर्स रूम है, वो भी सेफ़ एंड साउंड, आराम से, ऐसे भी नहीं कि वो पार्किंग में घूम रहा है या परेशान हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रॉपर रूम है, टीवी इंस्टॉल्ड है, वाईफाई इंस्टॉल्ड है, ताकि वो भी कंफर्टेबली रहे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो आवर कस्टमर, वो भी अपनी फैमिली के साथ दोबारा टर्न आउट हो सकता है। तो एवरीबडी इज़ आवर कस्टमर एंड वी मेक श्योर कि उनको एक कंफर्ट हर तरीके से मिले, और जो जहनी सुकून हम जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इंश्योर। बिल्कुल यकीनन होता है, और खुशबुएं भी अच्छी आ रही होती हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर जाए तो आपको माहौल अच्छा लगे। एक तो इट स्मेल्स रियली गुड एंड इट लुक्स वेरी क्लीन, जो मुझे हमेशा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होती हैं। सर, DSF के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इट्स बीन अ फैंटास्टिक सक्सेसफुल फेस्टिवल जो ईयर आफ्टर ईयर होता है। तो मॉल को खुद कितने साल हो गए हैं अब? कितने साल हो गए डॉलमेन मॉल का पाकिस्तान में? 25 साल हो गए, माशाल्लाह, देयर यू गो। मुझे नहीं पता ना, बहुत छोटी थी लेकिन 25 साल हो गए, और ये डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन जो हम सबका फेवरेट है, इसको भी 10-12 साल तो हो गए होंगे। ज़बरदस्त। फेस्टिवल कब से शुरू हुआ? बिल्कुल जी, फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया है 22 दिसंबर से, जो 7 जनवरी तक जारी रहेगा। उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो डेफिनेटली हमारी 25th ईयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, और वो ग्रैंड ना हो डॉलमेन में तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, सेलिब्रिटीज़ इनकाउंटर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने लाइन अप की कस्टमर्स के लिए। एंड आई लव कि आप लोग की जो लास्ट टाइम हमने देखा था, इंस्टॉलेशन कहीं नीचे कहीं ऊपर साइड में जाए तो वहाँ कोई और एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ ना कुछ हर एरिया में एक अलग फील आपको मिलेगी। और बच्चों के लिए तो इस दफ़ा हमने इतना ज़्यादा फोकस किया है, हर दफ़ा ही हम कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहे थे। तो दिस टाइम इन ऑल 3 मॉल्स देयर इज़ अ सेपरेट इंस्टॉलेशन। तो पूरा एक कार्निवल थीम है, जो अगर आप क्लिफ्टन आएंगे तो वो एक बहुत ग्रैंड स्केल पे कार्निवल थीम है। अगर आप तारिक रोड चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा स्नो ग्लोब और आइस का पूरा एक इंस्टॉलेशन नज़र आ रही है, पोलर बेयर है वहाँ पे। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट थीम, और बच्चों को खास नज़रिए से रखकर। अच्छा, ये बात तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि सिर्फ एक जैसे डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन है, क्योंकि वो बड़ा है और ज़्यादा नया है, तो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा। लेकिन हमेशा ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, जब मुझे भी कॉल्स आती हैं कुछ होस्ट करने के लिए, तो माशाल्लाह तीनों ब्रांचेस में एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो कोई डिप्राइव्ड नहीं है। तीनों ब्रांचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगता है कि एक ज़रा उनमें से एक शाइनिंग स्टार है, लेकिन वो हर चीज़ में होता है। नहीं, एक्चुअली तीनों लोकेशंस के लिए तीनों ही एक एक्साइटिंग है। अगर आप हर एरिया की बात करें
तो तारिक अरोड़ा हैदरी के अपने ही फैंस हैं, अपनी फॉलोइंग है, जो सालों से वहाँ जा रहे हैं। क्लिफ्टन क्योंकि नया है और इस एरिया के ज़्यादातर लोग क्लिफ्टन जा रहे होते हैं तो उनको क्लिफ्टन याद रहता है, बट ऑल 3 malls एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, वी मेक श्योर दैट एवरी मॉल इज गिवन द इक्वल इम्पोर्टेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज डॉल्मेन मॉल के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और क्यों हमें इसके शॉपिंग फेस्टिवल पे जाना चाहिए, जो अमेजिंग सा इस मौसम में एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पे वाकई में बहुत बेहतरीन सेल्स होते हैं। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, बात हो रही है डॉल्मेन मॉल के हवाले से। उनका शॉपिंग फेस्टिवल ऑन है, 7 जनवरी तक ज़रूर जाइएगा। मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग जो हैं वो वैसे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल्कुल जाइए, इन्जॉय ऑल दी एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग ओवर देयर। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की। निदा, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ऑल द ब्रांड्स हैव कम इन। तो कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो अगर पाकिस्तान में है तो डॉल्मेन मॉल में ना हो। हाउ डू यू गाइस क्रिएट स्पेस फॉर एवरीबॉडी? Well, that's a regular job of our leasing department. माशाल्लाह जितने दुकान खुले हैं सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो रहे हैं, you know, 9 times out of 10 they have stayed, which means कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है डॉल्मेन मॉल के साथ। ये कितना ज़रूरी है, बिकॉज दुकानें चलनी चाहिए भाई। देखिए, आप जब शॉप खोलते हैं तो डेफिनेटली एज अ मॉल हमारी भी जिम्मेदारी होती है आपको वो फुटफॉल, वो सेल्स इंटरसेप्शन क्रिएट करके दें। ये फेस्टिवल्स वगैरह जो भी आप देखती हैं, ये सब उसी वजह से होते हैं कि क्वालिटी फुटफॉल डॉल्मेन को कंटिन्यूस बेसिस पे विजिट करता रहे, जिसकी वजह से डेफिनेटली सेल्स इंक्रीमेंट। और लोग सिर्फ घूमने, इसका मतलब है वो लोग जो वाकई में खरीदारी करने मांगते हैं वो पहुंच जाते हैं डॉल्मेन टू बाय, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ब्रांड्स रिमेन हैप्पी। हाउ डू यू अकोमोडेट एवरीबॉडी? Well, as Farooq just said, कि हम we keep on doing things, we keep on engaging audience as well as our retailers keep on doing something either for them or for the customer. वो collectively एक result आ रहा होता है. It's never something in isolation. कभी-कभी festivals होती हैं तो आप लोगों की तरफ से एक जगह सेल ज़्यादा होती है, एक जगह कम होती है, तो वो क्या आप लोगों की कुछ collaboration होती है? जैसे कि अगर एक दुकान ले लें, हम खाड़ी ले लेते हैं, उसमें कुछ स्पेशल लगा हुआ है तो वो आपके साथ एक कोलैबोरेशन है। वो पूरे मॉल पे उतनी सेल्स नहीं होती, लेकिन उस वक्त कहते हैं कि डॉल्मेन मॉल आए, यहाँ पे ये सेल लगेगी। हाँ बिल्कुल, दैट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दैट वी डू एट आवर एंड कि किस वक्त किस ब्रांड को हाईलाइट करके हमने एक ऑडियंस को पूरा उस तरफ कलेक्ट करवाना है। अगर हम ऑल टुगेदर सारे ब्रांड्स को एक साथ सेल्स पे कर देंगे तो फिर वो एक फीलिंग भी आ रही होती है कि हर चीज़ इज़ ऑन सेल, रश लगा होगा, हमें नहीं कुछ मिलेगा। बट एट अ टाइम अगर आप प्लान करें तो हर ब्रांड को उसका एक फुटफॉल मिल रहा होता है और अकॉर्डिंगली मॉल को उसका रिजल्ट मिल रहा होता है। सो वी डेफिनेटली प्लान एट अ I've also seen the shopping card which looks very good. मैं हमेशा देख के उसको सोचती हूँ कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है वाकई में। मुझे बताएं सर कि इसका क्या फ़ायदा होता है? Why should you and I apply for a card? बिल्कुल, बेसिकली डॉल्मेन का जो लॉयल्टी कार्ड है उसमें ना सिर्फ आप डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा आप उसको रिडीम करते हैं आपके पॉइंट्स जनरेट हो रहे होते हैं जो बाद में आप रिडीम करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऑफ़र है कि जो कस्टमर्स उस सीज़न में विज़िट करते हैं जब शॉप्स पे सेल नहीं चल रही, लेकिन डॉल्मेन मॉल लॉयल्टी कार्ड जो होता है उस पर पूरे साल आपको सेल मिलती है, तो आप डिस्काउंट से आपकी लॉयल्टी भी फिर एक तरफ रहती है। कंपटीशन को कैसे हैंडल किया जाता है, या फिर कंपटीशन है ही नहीं आप लोगों की नज़रों में? क्या ख्याल है? थोड़ा सा बात करते हुए ख़त्म करते हैं इस गुफ्तगू को। वेल देखिए, कंपटीशन जो है ना कभी किसी भी इंसान के साथ किया जाए या कंपनीज के साथ किया जाए तो इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन, सो वी नेवर टेक इट एज अ थ्रेट। एंड आई थिंक डॉल्मेन मॉल ऑलवेज वांट्स टू बेटर इट्स ओन फेस्टिवल, इट्स ओन प्रेजेंटेशन, इंस्टॉलेशंस, पोस्टर्स। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा होता है कि जब पूरा शहर एक फेस्टिव मोड में चले जाता है तो एक अच्छी वाइब्स ही हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कस्टमर्स के लिए एक एक्सपीरियंस जनरेट हो रहा होता है। जगह है माशाल्लाह, आई मीन कहने में आसान है लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो आप खुश होते हैं, यू फील गुड, यू फील लाइवली ऑल ऑफ अ सडन। आप एक अच्छी इंस्टॉलेशन देखते हैं, नया साल आ रहा है, कुछ कलरफुल है, कोई स्नो है, कोई ट्रीज है, कुछ भी है, यू नो यू फील गुड। दैट्स ट्रू, वेरी वेरी ट्रू इंडीड। ठीक है जी, बता तो चुके हैं हम अपनी ऑडियंस को, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन निदा आपके लफ्ज़ों में अगर बयान करें कि क्यों हमें आना चाहिए, 7 जनवरी तक तो आना चाहिए, उसके बाद भी आना चाहिए, लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है इट्स वेरी वेरी फेस्टिव। Well, as we said and since the start of the show, डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, 25वां साल है, 25वां साल बार बार नहीं आता।
सिल्वर जुबली स्पेशल सेलिब्रेशंस जा रही हैं, स्पेशल सेलिब्रेशंस हैं, स्पेशल सेल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, एवरी डे 25 ग्रैंड ड्रॉज एट ईच मॉल्स हैं। आप 5000 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो और आप दीगर तवाहिफ लेकर जाते हैं। सो एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो प्रॉपर लोगों तक जाती हैं ये प्राइजेस और ये चीजें, ये भी इम्पोर्टेंट है। एटमोस्ट इंश्योरिटी के हम इंश्योर करते हैं कि राइट कस्टमर्स को मिले कुछ ना कुछ वापस। इनफैक्ट हमारा जो ग्रैंड प्राइस है 2.5 मिलियन जो बिल्कुल हम क्लोजिंग पे अनाउंस करेंगे। अच्छी बात है क्योंकि अब मैं जा सकती हूँ, इसका मतलब है मुझे 10 मिनट और बैठने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर मीटिंग यू, ऑल द वेरी बेस्ट विद द फेस्टिवल। थैंक यू लेना, इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू। ठीक है जी, हम यहाँ से लेंगे इजाज़त और फौरन जाएंगे डॉल्मे मॉल। ये करना है आप पूरा दिन है, मज़े करें। वी विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।